श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः समास प्रकरणम। आज से हम दूसरा पाद पढ़ेंगे मित्रों। ये आपका आज से द्वितीय पाद आरंभ होगा। प्रथम पाद हमारा समाप्त हो गया है, ठीक है। आगे से बदल देंगे और समास प्रकरणम कक्षा संख्या 35 को आज पढ़ेंगे, 35 को, ठीक है। चलिएगा मित्रों, अभी हमने आपको अभी तक 34 क्लासेस में 34 कक्षाओं में द्वितीय अध्याय का ये संपूर्ण प्रथम पाद समर्थ पद विधि से लेकर के यहां तक पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। मयूर व्यंजका दयश और प्रत्येक सूत्र को बहुत ही विस्तार से धैर्यपूर्वक सिद्धियां सहित शंका समाधान सहित आपको पढ़ाया है। कोई भी यदि इन कक्षाओं को पढ़ लेगा तो वो इस प्रकरण का, समास प्रकरण का मास्टर बन जाएगा, ठीक है। अब आज हम द्वितीय पाद का आरंभ करते हैं, जो समास प्रकरण के दो पाद हैं अष्टाध्यायी के अंदर, द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद और दूसरा पाद। तो अब हम आज से द्वितीय पाद आरंभ करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पाद का, हाँ यहां ध्यान देंगे, समानाधिकरण जो समास चल रहा था, यहां से पूर्व कालिक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। तो समानाधिकरण जो समास चल रहा था वो यहां पर हो गया है जी आपका समाप्त। अब समानाधिकरण की अनुवृत्ति आगे नहीं जाएगी, ठीक है। समानाधिकरण की अनुवृत्ति नहीं जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक जो भी समास होते हैं वो समानाधिकरण होते हैं और ये तत्पुरुष होता है। इसलिए इसने इन सूत्रों के द्वारा किए गए समासों की क्या हो जाती है? कर्मधारय संज्ञा, ठीक है। चलिएगा द्वितीय पाद सूत्र है हमारा, प्रथम सूत्र है पूर्वापराधरोत्तरम एकादेश नैकाधिकरणे, ठीक है। चलिए प्रथमावृत्ति में चलते हैं। आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। पूर्वापराधरोत्तरम एकादेश नैकाधिकरणे। पूर्वापराधरोत्तरम प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम एकदेशिना तृतीया विभक्ति एकवचनान्तम एकाधिकरणे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम तृतीयार्थे सप्तमी। यहां पर यहां ध्यान देंगे, वास्तव में ये क्या है? एकाधिकरणेन। तो तृतीया के अर्थ में सप्तमी की हुई है महर्षि पाणिनि ने।
ये महर्षि पाणिनि की अपनी कुछ विशेष बात है, कुछ बताते हैं कि आपको महाभाष्य में समझ में आएगा कि तृतीया के अर्थ में सप्तमी क्यों दी है। परंतु यहाँ सप्तमी दी है, परंतु सप्तमी का अर्थ नहीं है, अर्थ किसका है? तृतीया का। ठीक है, जैसे ये तृतीया है वैसे ये तृतीया है। तो यही गुरुजी ने लिख दिया है, तृतीयार्थे सप्तमी, तृतीया के अर्थ में ये सप्तमी विभक्ति है। समासः पूर्वं च अपरं च आधारं च उत्तरं च पूर्वापराधरोत्तरं समाहारो द्वंद्वः। समाहार द्वंद्व समास हो गया है। ठीक है, चलिएगा आगे। दूसरा समास है एकाधिकरणे में। एकम च तद अधिकरणम च एकाधिकरणम तस्मिन् एकाधिकरणे कर्मधारयः तत्पुरुषः। माने ये कर्मधार तत्पुरुष समास हो गया है। एकम च तद अधिकरणम च, वही एक है वही अधिकरण है, तो इसलिए समानाधिकरण होगा। समानाधिकरण हो तत्पुरुष, कर्मधार तत्पुरुष हो गया ये। ठीक है, तो एक अधिकरण को एकाधिकरण कहते हैं, तस्मिन् एकाधिकरण। अब इसकी सिद्धि दिखा रहे हैं एक देशिना। एक देशिना का अर्थ क्या है, इसको स्पष्ट करने के लिए गुरुजी ने क्या दिखाया है। एक देशोस्यास्तीति एकदेशी तेन एकदेशिना। एक देश, एक देश का अर्थ होता है अवयव। क्या होता है? अवयव। और वो अवयव है, एक देश है जिसका, माने इसका, किसका होता है एक देश? अवयव किसका होता है? अवयवी का है, अवयवी का अवयव होता है। मानिएगा ये पूरा एक शरीर है और शरीर का एक अवयव ये हाथ है, तो हाथ किसका अवयव है? बोलो, शरीर का। शरीर का एक देश क्या है? हाथ। तो एक देश है जिसका, किसका है? शरीर का। तो शरीर क्या हो गया? एक देशी। और हाथ क्या हो गया? एक देश। इसको सरल शब्दों में आप ऐसे कह सकते हैं, एक देश का अर्थ होता है अवयव और एक देशी का अर्थ होता है अवयवी। जैसे वृक्ष क्या होता है? अवयवी। और वृक्ष की शाखाएं क्या होती हैं? वृक्ष के अवयव होते हैं। ठीक है, तो बस वही बात समझनी है। तो एक देशी, एक देशी का अर्थ आप लेंगे, एक देशी का पर्यायवाची शब्द है अवयवी। ठीक है, तेना एक देशना, तृतीया ले रहे हैं, तृतीया के साथ तृतीया का अर्थ लगाना है। एक देशना माने अवयवीना। ठीक है, चलिएगा। ये तो यहां पर ये क्या है? इन्हीं प्रत्यय है, मत्वर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। आपको पहले भी बताया, पर आगे भी पढ़ेंगे 5वें अध्याय में। ये हो गया। चलिए, अनुवृत्ति इसमें आती है तत्पुरुषा, विभाषा की अनुवृत्ति आती है, सुप की आती है, सह की आती है, सुपा की आती है, समासः। अर्थ पूर्व अपर अधर उत्तर इत्येते सुबन्ताः एकाधिकरणवाचिना, एक द्रव्यवाचिना एक देशिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। षष्ठी समासापवादः, षष्ठी समासापवादः। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। समझ में तो आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब मुझे पूरा विश्वास है अपने सभी पाठकों पर, इस कक्षा के जो भी आरंभ से पढ़ के आ रहे हैं, या अब आपकी इतनी समझने की शक्ति उत्पन्न हो गई है, इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो गया है कि आप इतनी सरल बातों को आराम से समझ सकते हैं। नया व्यक्ति नहीं समझ सकता।
कहते हैं कि पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, ये जो सुबंत हैं ये क्या है? एकाधिकरण, एकाधिकरण वाचिना। अब देखिए यहां पर ये सप्तमी था, पर गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया तृतीया के अर्थ में। अब अर्थ में हमने इसमें क्या लगा दी? तृतीया लगा दी। एकाधिकरण वाचिना, माने हमने एकाधिकरण को कहने के लिए एकाधिकरण वाचना कर दिया। एकाधिकरण वाचना का अर्थ है एक द्रव्यवाचिना। क्या? एक द्रव्यवाची, और वो एक द्रव्यवाची क्या होना चाहिए? एकदेशिना। एकदेशिना का अर्थ क्या हो गया? अवयविना। कहने का अर्थ यह है कि ये वाले जो सुबंत हैं वो एक, माने जो अवयवी है वो एक होना चाहिए, अनेक अवयवी नहीं होने चाहिए। क्या? अनेक अवयवी नहीं होने चाहिए। एकाधिकरण वाचिना, एक द्रव्य वाचिना, एक देशिना। जो एक देशिना माने जो अवयवी है वो अवयवी कैसा होना चाहिए? एक द्रव्य वाचिना, माने एक द्रव्य को कहने वाला शब्द होना चाहिए। वाची इसलिए लगाया, शब्द को कह रहे हैं, ठीक है। तो शास्त्र के अंदर जो कार्य करना है वो किससे करना है? शब्द से करना है, कोई वस्तु से तो नहीं करना। तो कहते हैं कि जो अवयवी हो वो एक हो, अनेक नहीं हो। अनेक कैसे हो सकते हैं इस बात को मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। अवयवी एक ही होना चाहिए, एक माने एक ही होना चाहिए जो अवयवी है। उसके साथ में विकल्प से शब्द समास को प्राप्त हो जाते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। और ये सूत्र बनाया क्यों? बनाया क्यों? क्योंकि अवयव और अवयवी का जो समास है वो तो षष्ठी समास हो जाता है। षष्ठी सूत्र से षष्ठी समास हो जाता है उससे। तो कहते हैं कि ऐसा है भाई साहब कि ये षष्ठी समास हो जाता तो फिर षष्ठी समास का ये अपवाद है। कैसे अपवाद है? यदि षष्ठी समास में जो षष्ठ्यंत पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में चला जाता है। और यहां पर क्या होगी? यहां पर जो षष्ठी विभक्त्यंत जो शब्द है उसकी उपसर्जन संज्ञा नहीं होगी। जो दूसरे हैं पूर्व, अपर, अधर, उत्तर माने अवयववाची हैं उनकी होगी। तो उपसर्जनम पूर्वम से उनकी उपसर्जन संज्ञा होने से वो उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएंगे, इसलिए अपवाद है। इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष की प्राप्ति थी, क्योंकि जब अवयव और अवयवी का हम संबंध करते हैं तो अवयवी वाची शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है संबंध को दर्शाने के लिए। जैसे शरीर का हाथ, शरीर की आंख, हाथ की उंगलियां, शरीर का मुख, शरीर के ओठ, शरीर की नाक, शरीर के गाल, शरीर का माथा, शरीर के बाल ठीक है, का संबंध लगाया जाता है। संबंध में षष्ठी होती है। चलिएगा अभी और बता देते हैं। तो षष्ठी समास अपवादा। षष्ठी समास कैसे है? कहते हैं कि उदाहरण में पूर्वम कायस्य पूर्व काया। अब देखिए पूर्वम कायस्य, काय का अर्थ होता है शरीर। बोलो क्या होता है? शरीर। शरीर का पूर्व भाग कह सकते हैं, शरीर का पूर्व भाग ऐसे भी कह सकते हैं ये पूर्व भाग हो गया ऊपर का, नीचे का, या पूर्व भाग आप पूर्व साइड का भाग मान सकते हैं, ये सामने वाला, ठीक है, ये सामने वाला पूर्व भाग मान सकते हैं। तो शरीर का पूर्व भाग, पूरा नहीं शरीर। तो जो पूर्व शब्द है वो किसको कह रहा है? यहां पर पूर्व शब्द कह रहा है शरीर के पूर्व भाग के अवयवों को। क्या? पूर्व भाग के अवयवों को कह रहा है। इसलिए जो शरीर तो क्या हो गया? अवयवी हो गया, एक देशी हो गया, एक देशना।
और ये पूर्व शब्द क्या हो गया, ये पड़ा हुआ है पूर्व, इसमें ये अवयववाची। जब यहां पर अवयवी कह दिया तो अवयवी कहने से अवयव अपने आप आ जाएगा, ये भी ध्यान देंगे। अवयवी कहने से अवयव का संबंध अपने आप लगेगा। ये जो शब्द होंगे पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, ये हमेशा अवयव को ही कहेंगे। यहां पर अवयव को कहेंगे, अवयवी के अवयवी को कहेंगे, वो अवयव अवयवी के अवयव को कहेंगे। ठीक है, तो पूर्वम कायस्य पूर्व काया, शरीर का पूर्व भाग को बोलते हैं पूर्व काया। अब देखिएगा, ये हो गया आपका एक देशी और एक द्रव्यवाची भी है, अर्थात ये एक शरीर को कह रहे हैं, एक शरीर का पूर्व भाग, कई शरीरों का नहीं। या बहुवचन नहीं कर सकते, कायानाम पूर्वम, कायानाम पूर्वम, काय पूर्व नहीं हो सकता, क्योंकि काय एक ही होना चाहिए, शरीर माने अधिकरण एक ही होना चाहिए, अवयवी एक होना चाहिए, तभी होगा। यहां ध्यान देंगे, यहां बहुवचन का बहुत सारों की एक से दो, दो तीन चार नहीं ला सकते, ये जो अवयवी है एक ही होना चाहिए, तो इसलिए कायस्य पूर्व हमेशा ऐसा ही रहेगा। काययोः पूर्वम अथवा कायानाम पूर्वम नहीं होगा तो समास नहीं होगा। ये वाला कौन सा समास होगा, षष्ठी समास होगा। ठीक है, तब पूर्व शब्द क्या चला जाएगा, बाद में चला जाएगा, काय शब्द पूर्व में आ जाएगा। तो अभी इसको समझ लीजिएगा पहले। तो शरीर का पूर्व भाग, अब यहां पर क्या है, वास्तव में षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त हो रहा था। कैसे प्राप्त हो रहा था, आइएगा मैं सूत्र आपको दिखा देता हूं। पहले ये सूत्र है आपका षष्ठी, इसी पाद का ये 8वां सूत्र है, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे हम। 8वां सूत्र है, क्या है 8वां सूत्र षष्ठी। इसका अर्थ भी दिखा देता हूं मैं आपको, षष्ठी क्या कहता है। षष्ठी कहता है, षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने कोई भी षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत दूसरे किसी सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, माने षष्ठ्यंत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है, जैसे राज्य पुरुषः राजपुरुषः, ये षष्ठी है और ये पुरुष प्रथमांत समास हो गया राजपुरुष। अब इससे क्या है, यहां पर भी समास प्राप्त था। कहां पर, यहां पर भी समास प्राप्त था आपका। पूर्वम कायस्य, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई परेशानी नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कायस्य पूर्वम, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं इसका, कायस्य पूर्वम, कोई दिक्कत नहीं आनी, कोई परेशानी नहीं है। काया से पूर्वम काय से कीजिएगा अथवा काय से पूर्वम कीजिएगा। अब यहां पर क्या है, यहां क्या षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त हो रहा था, षष्ठी अंत का समर्थ सुबंत के साथ प्राप्त हुआ। षष्ठी यदि हो जाता तो क्या होता, जो षष्ठी से क्या है, षष्ठ्यंत पद की उपसर्जन संज्ञा हो जाती, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम से क्या है, षष्ठ्यंत पद पूर्व में आ जाता, तो क्या बन जाता, काय पूर्व, उल्टा बन जाता, काय पहले आ जाता, पूर्व बाद में चला जाता। अब यहां क्या कर दिया, अब यहां पर इन शब्दों को यहां प्रथमांत पढ़ दिया तो इन शब्दों की उपसर्जन संज्ञा हो रही है, तो उपसर्जन पूर्वम से ये शब्द पूर्व में आ गए, इसलिए क्या बन गया जी, पूर्वम पूर्वकाया। तो कहते हैं यदि ये वाली शर्त घट रही होगी तो इसके क्षेत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं लगेगा, पहले ये काम करेगा। ये सूत्र कैसा है, पूर्वापवादः,
विधि तो बाद में आएगी षष्ठी तत्पुरुष की, उसका अपवाद पहले ही कह दिया। तो इस प्रकार के अपवाद को क्या बोलते हैं? पूर्वापवाद। पूर्व में अपवाद कर दिया। पूर्व का अपवाद होता है वो बहुत बलवान होता है, बलवान होता है, वो पहले लगता है, विधि होने से भी पहले लगने लगता है। ऐसे ही नद्याः पूर्वम पूर्व नदी, ठीक है, तो ये इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, पूर्व में आ गया, तो नद्याः पूर्वम। अब देखिएगा ऐसे करेंगे तो भी क्या है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा होगी वो पूर्व में आएगा। यहाँ पर पूर्व की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन हम पूर्वम से, पूर्व में ही पूर्व आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या विग्रह करते हैं? नद्या पूर्वम, नदी का पूर्व भाग। तो अब यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा किसकी है? पूर्व की, तो इसलिए समास करेंगे तो पूर्व शब्द पूर्व में आ जाएगा, पूर्व शब्द पूर्व में ही आ जाएगा उपसर्जनम पूर्वम से। तो विग्रह आप कैसे भी कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है, परंतु वो जो सूत्र है जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है वो नियम करता है कि कौन सा पद कहाँ रखना है समास की स्थिति में, समास होने पर। ठीक है, तो नद्या पूर्वम पूर्व नदी, नदी का पूर्व भाग। इसी प्रकार से आपको भी यहां पर भी समझना है, यहां पर एक नदी का ही पूर्व भाग कह सकते हैं, दो नदियों का पूर्व भाग नहीं कह सकते आप, क्योंकि एक अधिकरण होना चाहिए, एक द्रव्यवाची होना चाहिए। ठीक है, दो नदियों का यदि पूर्व भाग कहेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा फिर। ठीक है, अपरम कायस्य, अपर कायः माने शरीर का अपर भाग। वृक्षस्य अपरम, अपर वृक्षः वृक्ष का अपर भाग। कायस्य अधरम, अधर कायः शरीर का नीचे वाला भाग। गृहस्य अधरम, अधर गृहम माने घर का नीचे का भाग। उत्तरम कायस्य, उत्तर कायः शरीर का उत्तर भाग। ठीक है, अब आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए जो बातें मैंने बताई हैं, मुख्य रूप से आपको एकाधिकरणवाचिना समझ लेना है। ठीक है, और एक देशना भी समझ लेना। ये दो शब्द आपको समझ में आ गए तो पूरा समझ में सूत्र आ जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। और ये दोनों पद आपको समझने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। देखिएगा, एक मैं आपको उदाहरण लिख करके दे रहा हूं, यहां पर गुरुजी ने लिख दिया है, जैसे देख लीजिए हिंदी में लिखा हुआ है जैसे भी। एक देश माने अवयव जिसमें हो वह एक देशी कहलाता है, अर्थात समुदाय अर्थात अवयवी, स्पष्ट लिखा हुआ है। अवयवी के एक द्रव्य होने पर ही समास होगा, ये अनेक द्रव्य होने पर नहीं। जैसे छात्राणाम पूर्वम में अवयवी छात्र अनेक हैं, इसलिए समास इसलिए नहीं होगा, नहीं होगा। ये अब यहां छात्र से पूर्वम तो करते तो समास हो जाता, पूर्व छात्र, छात्र का पूर्व भाग। अब ये अनेक अवयवी हो गए, इसलिए यहां पर समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर पाणिनि जी ने चिल्ला करके कहा है कि एकाधिकरण, एकाधिकरणे माने एक अधिकरणवाची होना चाहिए, माने अधिकरण एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। अवयवी का अधिकरण एक ही होना चाहिए, अनेक नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिएगा, ये स्पष्ट हो गया। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, सिद्धि सामान्य। कायंगस पूर्व सु समाज कर लीजिएगा और वो पूर्वादि सब हो जाएगा, सिद्धियां सरल हैं। चलिए, तो अर्थ देख लीजिएगा। शरीर का पूर्व भाग पूर्व नदी, नदी का पूर्व भाग। अपर काया शरीर का अपर भाग। अपर वृक्ष अधर काया शरीर का निचला भाग, नीचे वाला। अधर गृह, अधर गृहम, अधर गृहम। उत्तर काया शरीर का उत्तर भाग। उदाहरणों में काय, नदी इत्यादि एक देशी है, माने अवयवी हैं, क्योंकि उन्हीं का अवयव पूर्व उत्तर है, तो अवयव वाले हैं। ठीक है, चलिएगा। और एक अधिकरण माने द्रव्य भी है, अनेक नहीं है। एक ही नदी है, एक ही शरीर है। ठीक है, और बस एक ही घर है, एक ही वृक्ष है। ठीक है, यदि अनेक वृक्ष होंगे, वृक्षाणाम अपरम, फिर नहीं समास होगा। वृक्षयो हो अपरम, नहीं होगा समास। चलिएगा,
अर्धम नपुंसकम। ध्यान रखिएगा, सूत्र में बताता जा रहा हूं, ये विशेष सूत्र हैं। अर्धम नपुंसकम, अर्धम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, नपुंसकम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आती है एकदेशेनैकाधिकरणे तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समासः। अर्थः नपुंसकलिंगे वर्तमानो योर्धशब्दः स एकाधिकरणवाचिना एकदेशिना सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। समप्रविभागे अर्धशब्दो नपुंसके वर्तते ततोऽन्यत्र पुल्लिंगः अयमपि षष्ठी समासापवादः। महर्षि पाणिनि के सूत्र का अर्थ होता है कि नपुंसक लिंग में वर्तमान जो अर्ध शब्द, जो अर्ध शब्द है वो नपुंसक लिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। तो यहां पर नपुंसक लिंग का विशेष बता रहे हैं कि नपुंसक लिंग वाला जो अर्ध शब्द वहां एकाधिकरणवाचिना एकदेशिना सुबंतेन, माने क्या, एक द्रव्यवाची जो अवयवी है। अर्ध शब्द क्या है, अवयव को कहता है। आधा करते हैं, आधा किसी का अवयवी तो होता है। तो कह रहे हैं कि जो अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में वर्तमान है वह शब्द एक द्रव्यवाची माने किसी एक द्रव्य का आधा भाग कहना हो, और एक देशी माने वो जिसका आधा है उसी तद्वाची शब्द के साथ में विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। अब विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष कि समप्रविभागे अर्ध शब्दो नपुंसके वर्तते ततोऽन्यत्र पुल्लिंगः। जब एकदम एक्यूरेट, जब हम हाफ कहते हैं, एकदम सही आधा, किसी भी पदार्थ का एकदम आधा भाग, बिल्कुल आधा, एकदम कम न ज्यादा, तो तब क्या है, तब जो उस आधे भाग को कहने के लिए अर्ध शब्द का प्रयोग होता है वो नपुंसक लिंग का होता है। वही कह रहे हैं समप्रविभागे अर्ध शब्दो नपुंसके वर्तते, माने एकदम सही आधे को कहने के अर्थ में अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में आता है। और ततो अन्यत्र पुल्लिंगः, यदि आराम से वैसे हम अनुमान से कहते हैं भाई इसका आधा इसको दे दो, इसका आधा है, हम बोलते हैं देश का आधा भाग है, देश की आधी जनसंख्या। तो जब देश की आधी जनसंख्या कहते हैं तो एकदम एक्यूरेट आधा नहीं कहते। हाँ भाई देश के आधे लोग अनपढ़ हैं और देश के आधे लोग पढ़े लिखे हैं, तो यहां पर एकदम सही आधा नहीं कहते, अनुमान से कह देते हैं आधा, लगभग आधा। तो इस प्रकार से लगभग आधा अर्थ को कहने में जब अर्ध शब्द का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग होता है। और जब एकदम कोई मानिएगा 1 मीटर है कोई लंबी रस्सी, 1 मीटर लंबी रस्सी को कहेंगे इसका आधा काट के इसको दे दो, तो उसका 1 मीटर रस्सी का आधा मीटर पूरा एकदम सही काटा जाएगा। तब उसके लिए जो अर्ध शब्द होगा उस टुकड़े के लिए तो कहेंगे वो नपुंसक लिंग में होगा। तो दोनों प्रकार के व्यवहार में अर्ध शब्द का प्रयोग होता है, एक आनुमानिक अर्ध आधे अर्थ में और एक एकदम सही आधे अर्थ में। तो सही आधे अर्थ में नपुंसक लिंग होता है और आनुमानिक आधे अर्थ में पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे। कहते हैं अयम अपि षष्ठी समासापवाद, ये भी षष्ठी समास का ही अपवाद है। उदाहरण पिप्पल्या अर्धम अर्ध पिप्पली अर्ध कोशातकी। पिप्पली होती हैं
पीपर बोलते हैं कहीं, गर्म होती है काफी। तो पिप्पली का आधा भाग, माने वैद्य आदि उसका प्रयोग करते हैं दवाइयों में, तो वो किसी को बताते होंगे इसका एकदम सही आधा लेना है, कम ज्यादा नहीं लेना। ऐसे ही अर्धकोशातकी, कोशातकी होती है हरड़, क्या होती है, हरड़। तो कोशातकी तुरई बोलते हैं, वो हरड़ नहीं। कोशातकी का अर्थ है यहाँ पर तोरई, जो सब्जी होती है तोरई की, उसको बोलते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है अर्ध पिप्पली माने पिप्पली का आधा भाग, और अर्धकोशातक आधी तोरई, तुरई लिखा है, तोरई है, लौकी तोरई होती है वो तोरई। ठीक है, तो अर्धकोशातकी। तो अब इसमें ये क्या है, पिप्पल्याह अर्धम, तो यहां पर भी षष्ठी से समास प्राप्त हो रहा था, षष्ठी से समास हो जाता तो क्या हो जाता, षष्ठी से हो जाता, पिप्पली शब्द पूर्व में आ जाता, अर्ध बाद में चला जाता, क्या बन जाता, पिप्पल्यर्धम बन जाता। ठीक है, क्या बनता, पिप्पल्यर्धम। तो अब क्या होगा, तो इसमें पिप्पली घस अर्ध सु, इस सूत्र से समास हो गया, और उपसर्जन पूर्वम से अर्ध शब्द की उपसर्जन संज्ञा है, तो उपसर्जन पूर्वम से उपसर्जन पूर्व में आ जाएगा, तो अर्ध पिप्पली बन जाएगा, और सु आदि उत्पत्ति करेंगे, फिर हल आदि इसका लोप हो जाएगा। ऐसे ही अर्ध कोशातकी। ठीक है, आइएगा अब सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अब आपकी गति इस पाद में भी बन गई। अब बस ये दो सूत्र इस पाद के थोड़े से आपको नए अनुभव होंगे, बाकी के एकदम सरल हो जाएंगे अब। ठीक है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्याम, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांतम अन्यतरस्याम अव्ययपदम। ठीक है, ये ध्यान देंगे, अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी बनता है, और ये अव्यय पद भी है। ठीक है, क्या, अन्यतरस्याम एक अव्यय पद भी है, और अन्यतरस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी बनता है। कहीं पर आपको सप्तमी विभक्ति एक वचन भी लिखा हुआ दिखेगा, आपको डरना नहीं है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का अर्थ एक समान है, विकल्प। ठीक है, तो और ये अव्यय भी है। समासः द्वितीय इत्यत्रेतरयोः द्वन्द्वः। अब इसमें समास कर लो जी, चलिएगा मैं करवा देता हूं आपको। द्वितीय, हाँ ऐसा करेंगे, द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च तुर्यश्च, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्या, नपुंसक लिंग किया है इसलिए आप तुर्यम च कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे, द्वितीयश्च तृतीयश्च चतुर्थश्च तुर्यम च, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि, क्योंकि नपुंसक लिंग है तो अंतिम शब्द हमको नपुंसक लिंग रखना पड़ेगा, तो इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। अथवा आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए समाज कई प्रकार से कर सकते, कई माने उसका आप ये सभी शब्दों को पुल्लिंग भी नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं। द्वितीयम च तृतीयम च चतुर्थम च तुर्यम च, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया इतरेतर योग द्वंद्व समास। और इसमें अनुवृत्ति आती है आपकी एक देशिनैकाधिकरणे तत्पुरुषाः विभाषा और सुप सह सुपा समासः। ठीक है, यहां पर ये संधि करके लिखा हुआ है, ऊपर के जो दो पद थे एक देशना और एकाधिकरण दोनों का संधि कर दिया। यहां पर आप यहाँ कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर ये शब्द कहां से नए आगे, दो शब्द हैं एकादेशना और एकाधिकरणे, तो यहाँ संधि कर दिया वृद्धिरेचि।
चलिए अर्थ। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य इत्येते सुबन्ताः एकाधिकरणवाचिना एकदेशी सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति षष्ठी समासापवादोऽयम् अन्यतरस्यां ग्रहणेन पक्षे सोऽपि भवति महाविभाषया तु विग्रह वाक्य विकल्पः। ठीक है, कहते हैं कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ और तुर्य ये सुबंत भी, ये वाले सुबंत भी एकाधिकरणवाची एक देशवाची सुबंत के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। यहां पर विकल्प हो गया। ठीक है, षष्ठी समासापवादोयम, ये भी क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास का भी अपवाद है, परंतु क्या है, अपवाद है तो विकल्प कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास भी होगा और एक पक्ष में ये एक देशी तत्पुरुष भी होगा और एक विभाषा चली आ रही है पीछे से, महाविभाषा जिसको बोलते हैं। क्या, ये वाली जो विभाषा चली आ रही है ये वाली, इससे क्या हो जाएगा, इससे पक्ष में विग्रह वाक्य भी रहेगा। तो इनका क्या तीन बनेंगे, एक विग्रह वाक्य बनेगा, एक देशी तत्पुरुष समास बनेगा और एक बनेगा आपका षष्ठी तत्पुरुष का समस्त पद अलग होगा उसका स्वरूप, और इसे एक देशी तत्पुरुष का समस्त का समास का जो स्वरूप होगा वो अलग होगा। ठीक है, आइएगा देखिएगा। अन्यतरस्याम ग्रहणेन पक्षे सोपि भवति, माने अन्यतरस्याम कह दिया इसलिए षष्ठी भी हो जाएगा। और महाविभाषया, महाविभाषा माने ये वाली विभाषा ऊपर से आ रही है, उससे तो विग्रह वाक्य विकल्प, विग्रह वाक्य का विकल्प हो जाएगा, अर्थात विग्रह वाक्य भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण द्वितीयम भिक्षायाः, द्वितीय भिक्षा, ये वाला समास हो गया। देखिए यहां पर क्या है, भिक्षा, भिक्षा क्या है, अवयवी, भिक्षा का दूसरा भाग। ठीक है, क्या है, भिक्षा का दूसरा भाग। तो देखिएगा, तो यहां पर क्या है, भिक्षा है, भिक्षा के कई भाग कर दिए। मानिएगा ये एक भिक्षा है, एक पोटली में भरी हुई भिक्षा है, रोटियां वो आदि मांग करके कोई लाया। ठीक है, और ये भिक्षा है, इस भिक्षा को एक भिक्षा है, माने एक भिक्षा का अर्थ है एक थैले में रखी हुई भिक्षा, सारी वो भिक्षा एक ही मानी जाएगी। और उस भिक्षा को हमने तीन भाग में बांट दिया, मानिएगा ये तीन भाग में बांट दिया। अब हम कहना चाह रहे हैं कि भिक्षा का दूसरा भाग, इस भाग को कहना चाह रहे हैं, क्या, इस भाग को। तो भिक्षायाः द्वितीयम, भिक्षा का दूसरा भाग। तो अब क्या है, ये भिक्षा, भिक्षा का ही तो ये अवयव है, दूसरा भाग। भिक्षा क्या हो गई, एक देश, वो एक देशी हो गई अवयवी, और एकाधिकरण माने भिक्षा एक ही है, दो तीन भिक्षाएं नहीं है, एक भिखारी की एक ही भिक्षा है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से कहने के लिए यहां द्वितीय का क्या है, समास हो गया है और वो विकल्प से हुआ है। इस सूत्र से जब समास होगा तो क्या होगा, द्वितीय शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। तो उपसर्जनम पूर्वम से ये उपसर्जनम पूर्व में आ जाएगा, द्वितीय शब्द द्वितीय भिक्षा बन जाएगा। ठीक है, इसे अब जब षष्ठी विकल्प से हो रहा है, षष्ठी समास होगा, तो षष्ठी समास में किसकी उपसर्जन संज्ञा होगी, भिक्षा शब्द की, क्योंकि भिक्षाया षष्ठ्यंत है।
है और षष्ठी वहां प्रथमा से निर्दिष्ट है। तो षष्ठी सूत्र से जब समास करेंगे तो क्या हो जाए, भिक्षा की उपसर्जन संज्ञा होने से भिक्षा का उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा, तो भिक्षा द्वितीयम ऐसा बन जाएगा। क्या, भिक्षा द्वितीयम। यहां पर क्या है, भिक्षा का दूसरा भाग और यहां पर भी भिक्षा का दूसरा भाग। सामान्यतः एक अर्थ की प्रतीति हो रही है, सामान्यतः। यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो अर्थ में थोड़ा सा अंतर आता है, परंतु उस अंतर को अभी आप नहीं समझ सकते हैं। उस अंतर को आप समझ सकेंगे काशिका के अंदर और महाभाष्य के अंदर। ठीक है, अभी तो आप यही समझ लीजिएगा, भिक्षा का दूसरा भाग और भिक्षा का दूसरा भाग, बस यही अर्थ समझ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही तृतीयम भिक्षाया, तृतीय भिक्षा इस सूत्र से समास हो गया, भिक्षा तृतीयम षष्ठी हो गया। चतुर्थम भिक्षाया, चतुर्थ भिक्षा, भिक्षा चतुर्थम। तुर्यम भिक्षाया, तुर्य भिक्षा, तुर्य का अर्थ भी चौथा होता है। ठीक है, क्या, तुर्य शब्द का अर्थ होता है चौथा भाग, और तुर्य शब्द का भी होता है। और भिक्षा तुर्यम, एक तुर्य शब्द और है, क्या है, तुरीय। तो यहां पर मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, वार्तिककार ने ऐसे कहा कि इन शब्दों के साथ में तुरीय शब्द को भी ले लेना चाहिए, तुरीय शब्द का भी समास कह देना चाहिए। तो क्या है, तुरीय के भी उदाहरण बन जाते हैं, तुरीय भिक्षा और भिक्षा तुरीयम, वो भी उदाहरण बन जाते हैं। ठीक है, सिद्धियां सरल हैं, सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। षष्ठी समास किससे होगा, षष्ठी समास होगा आपका इस सूत्र से जो मैंने आपको दिखाया था, इससे षष्ठी इससे होगा। ठीक है, और पक्ष में विग्रह वाक्य रह जाएगा। तो तीन हमारे पास में रह गए, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। द्वितीय भिक्षाया भी कह सकते हैं, द्वितीय भिक्षा भी कह सकते हैं, और भिक्षा द्वितीयम भी कह सकते हैं। करिएगा प्रयोग, सबका करिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिएगा, प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, प्राप्तापन्ने प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम च अव्ययपदम, द्वितीयया तृतीय विभक्ति एक वचनांतम, समासः प्राप्तश्च आपन्नम च प्राप्तापन्ने और इतरेतर योग द्वंद्वाः। ठीक है, अनुवृत्ति अन्य परस्याम तत्पुरुषा विभाषा सुप सहसुपा समासः। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आती है। अर्थ, प्राप्ता आपन्ना इत्येतौ सुबन्तौ द्वितीयांतेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं प्राप्त शब्द और आपन्न शब्द, ये दोनों शब्द क्या है, द्वितीयांत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, और वो तत्पुरुष समास होता है। ये सूत्र भी एक सूत्र का अपवाद है, जिस सूत्र को आपको मैंने पढ़ा दिया था, हमने इसको द्वितीय तत्पुरुष में पढ़ा हुआ था। क्या, इसको प्राप्त और आपन्न शब्द का हमने समास पढ़ लिया था पहले। कहां पढ़ लिया था, आइएगा मैं दिखा देता हूं आपको। इस सूत्र में पढ़ा था हमने, तो ये 2:1:23 है, 23 में पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था। इसमें आप देख रहे हैं प्राप्त और आपन्न दोनों शब्द हैं, यहां देख लीजिएगा।
द्वितीयांतम सुबंतम श्रिता अतीता पतिता गता अत्यस्ता प्राप्त आपन ये पड़े हुए हैं। इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ठीक है कि यहां पर भी प्राप्त और आपन्न के साथ में समास कह दिया है। और ये वाला कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास। अब फिर क्यों कह रहे हैं? अब इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर इनकी उपसर्जन संज्ञा नहीं होती है। जब इस सूत्र से समास करते हैं तो प्राप्त और आपन्न की उपसर्जन संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि ये प्रथमा से निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए इनके उदाहरण क्या बनते हैं? उदाहरण बनते हैं आनंद प्राप्त, सुखापन्न। अंत में प्रयोग होता है इनका आपन्न और प्राप्त का। ठीक है, अब जो हम ऊपर उस सूत्र से समास करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इसलिए जब इससे समास करेंगे तो इनकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, तो इनका पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये है विकल्प। विकल्प का मतलब वो भी समास हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। बस इतना विशेष है, अब समझ में आ जाएगा आपको। उदाहरण प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका। अब क्या है? प्राप्त शब्द की उपसर्जन संज्ञा होने से क्या प्राप्त शब्द पूर्व में आ गया, माने जीविका को प्राप्त हुआ व्यक्ति। क्या है? जीविका को प्राप्त हुआ व्यक्ति। तो प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका, जीविका को प्राप्त हुआ कोई व्यक्ति। ठीक है, अर्थात उसको जीविका मिल गई है, नौकरी आदि मिल गई है। और द्वितीय समास पक्ष। अब द्वितीय समास माने वो वाला समास करेंगे तो उसमें करेंगे विग्रह ऐसा ही रह सकता है, प्राप्तो जीविकाम। तो जीविका प्राप्त, जब उससे समास करेंगे तो जीविका शब्द की क्या है? उपसर्जन संज्ञा होगी, क्योंकि द्वितीयांत है ये। तो उपसर्जन पूर्वम से ये जीविका पूर्व में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? जीविका प्राप्त। प्राह करके अर्थ वैसा ही है। आपन्नो जीविकाम, आपन्न जीविका और जीविकापन्न, ये द्वितीय तत्पुरुष समास हो गया। बस अब इसमें क्या होना है, आप एक चीज देख रहे होंगे, ध्यान से आपने देखा होगा कि यहां पर जब हम ये इस सूत्र से समास करते हैं तो जीविका, जो जीविका था वो जीविका ऐसा बन गया। क्या बन गया? ऐसे ही बना आपन्न जीविका। क्यों? क्योंकि ये पुरुष को कहा जा रहा है, पुरुष को तो ये भी कह रहा है, परंतु बाद में जब जीविका शब्द आ जाता है, क्या जब बाद में वो जीविका शब्द आ जाएगा तो उसको ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व कैसे हो जाता है इसको देख लीजिएगा। पहले आपको वैसे पढ़ा दिया है, फिर भी मैं यहां पर गुरुजी ने सूत्र लिख भी दिए हैं और मैं बता देता हूं आपको। उदाहरण में एक विभक्ति चापूर्व निपाते से जीविका शब्द की उपसर्जन संज्ञा होकर, ध्यान दीजिएगा, जब ये शब्द होगा ये वाला जब इससे समास करेंगे तो क्या होगा? इसकी भी उपसर्जन संज्ञाएं और साथ में जीविकाम शब्द की भी उपसर्जन संज्ञा है। ध्यान दें, क्या है? उपसर्जन संज्ञा, परंतु उसकी उपसर्जन संज्ञा थोड़ी सी अलग है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से नहीं है। किससे है? एक विभक्ति चापूर्व निपाते। ये सूत्र आपको मैंने बहुत विस्तार से पढ़ाया था। ये हमारा प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 44वां सूत्र था। कौन सा था जी? 44वां। एक विभक्ति चापूर्व निपाते
माने ऐसा शब्द जिसकी विभक्ति नहीं बदलती है, वो एक विभक्ति में ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द की भी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। और परंतु क्या है, उसका अपूर्व निपात माने उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में नहीं रखा जाता, वो बाद में ही रहता है। उपसर्जन संज्ञा तो हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा के कई कार्य, एक पूर्व में निपात करना भी है और भी कार्य, बाकी के सारे कार्य हो जाएंगे, परंतु क्या है, पूर्व में रखना कार्य नहीं होगा, उपसर्जन पूर्व वाला कार्य नहीं होगा। यहां पर आप उदाहरण देख लीजिएगा, इसी प्रकार से वो उदाहरण बनेगा आपका, ठीक है। ये यहां पर ये लीजिएगा, ठीक है। यहां पर जैसे प्राप्ता प्राप्तो जीविकाम और प्राप्तम जीविकाम, प्राप्तेन जीविकाम, प्राप्ताय जीविकाम, प्राप्तात जीविकाम, प्राप्तस्य जीविकाम, प्राप्ते जीविकाम। जीविकाम में द्वितीय विभक्ति ही रहेगी, इसलिए एक विभक्ति चापूर्ण पाते से जीविका शब्द की क्या हो रही है, उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने से पर उसका पूर्व में निपात नहीं होगा, पूर्व में निपात नहीं होगा, अपूर्व निपाते। अब उपसर्जन संज्ञा का एक कार्य यहां पर हो जाता है, ये कार्य हो जाता है कि गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य माने गो शब्द और स्त्री प्रत्यांत शब्द जो उपसर्जन होते हैं उनकी क्या हो जाता है, उनको ह्रस्व हो जाता है, ठीक है। अब ह्रस्व हो जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां पर ये ऐसा बनेगा आपका प्राप्त जीविका। अब आप कहेंगे उपसर्जन कैसे है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई है वास्तव में, और ये क्या है, उपसर्जन संज्ञा है होने से और स्त्री प्रत्यय है ये, तो इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व हो गया, ह्रस्व हो गया। अब ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्राप्त जीविका, और स्वादि उत्पत्ति करके क्या बनेगा, प्राप्त जीविका। ऐसे ही आपन्न जीविका, और यहां पर नहीं होगा, यहां पर तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, जीविकाम की होगी, और किससे होगी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो इसलिए उससे तो पूर्ण बात होगा ही, इसलिए यहां पर पूर्ण बात हो जाता है। यहां ह्रस्व की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ह्रस्व तो अंत में होता है, अंत में है ही नहीं है, अंत में तो प्राप्त शब्द है, ठीक है। चलिएगा, ये मैंने आपको समझा दिया। जीविका को प्राप्त किया व्यक्ति, जीविका को प्राप्त मन आपन जीविका को प्राप्त किया व्यक्ति, तो ह्रस्व हो गया। तो आज की कक्षा में मित्रों हमने 4 सूत्र पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब आगे की कक्षा में 5वां सूत्र पढ़ेंगे, कालाह परिमाणिना। अब समाप्त है आपका, जल्दी जल्दी चला जाएगा, अब समाप्ति की तरफ ही है समास प्रकरण, फिर आपका जबरदस्त प्रकरण चलेंगे, आपके जबरदस्त प्रकरण चलेंगे। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं, और कोई कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो तो आप को जैसा नियम बनाया गया है, कि नियम ये बनाया गया है मित्रों कि आपको किसी भी संस्कृत शिक्षण की हमारी कक्षाओं में, हमारी माने इस YouTube चैनल पर जो कक्षाएं पढ़ाई जाती, तत्संबंधी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, उनको आप हमें प्रत्येक शनिवार को, क्या प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर के सायंकाल 4 बजे के बीच में। फिर हम रात्रि को प्रत्येक शनिवार को 8 बजे लाइव आते हैं, उसमें आपकी शंकाओं का समाधान कर देंगे, आपका बाकायदा नाम भी लिख करके। आप उस वीडियो को बाद में कभी भी देख सकते हैं, और यहाँ पर प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है शंका समाधानम, ठीक है। उसमें सभी कक्षाएं बाकायदा डेट बाय डेट लगा रख देते हैं, तो आपने जिस डेट को पूछा हुआ है उस डेट की वीडियो देख लीजिएगा, सबसे सरल तरीका है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।